नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम बेयरिंग क्या होता है और बेयरिंग कितने तरह के होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, अगर हम लोग इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो अगर किसी भी तरह के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या जैसे कि बात कर लेते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे हम मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, और शायद ही ऐसा कोई मशीन होगा जिसमें कि बेयरिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता हो। जहाँ पर भी ऐसा कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किया जा रहा हो जहाँ पर कि दो पार्ट घूम रहे हों, तो घूमने वाले चीज़ों में जनरली बेयरिंग का इस्तेमाल तो होता ही है। यानी कि हम एक तरीके से कह सकते हैं कि बिना बेयरिंग के किसी भी चीज़ को गोल गोल घुमाना बड़ा असंभव सा काम है। कई बार तो बेयरिंग को हम मक्खन के नाम से भी जानते हैं। अब बेयरिंग का इस्तेमाल अगर हम बात करें तो हमारे रोज़मर्रा के जो इस्तेमाल होने वाले काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि पंखा हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, एरोप्लेन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इन सभी में आपको बेयरिंग का इस्तेमाल मिल जाएगा। तो बेयरिंग के अगर हम लोग इंपॉर्टेंट पार्ट्स की अगर बात करते हैं तो उसमें 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। तो पहला जो होता है इसका बाहरी रिंग होता है, उसके बाद में इंटरनल रिंग हो गया 2, तीसरा हो गया इसका जो रोलिंग एलिमेंट होता है वो, और चौथा हो गया इसका केज। तो इस तरीके से 4 इसके पार्ट होते हैं और इन चारों चीज़ों को मिलाकर ही बेयरिंग बनाया जाता है। अब ये आकार के हिसाब से अगर बात करें तो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, तो ज़रूरत के हिसाब से इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब बेयरिंग का इस्तेमाल भी बहुत अलग अलग काम के लिए किया जाता है और उसकी संरचना, उसका जो डिज़ाइन होता है उसके हिसाब से बेयरिंग का अलग अलग नामकरण भी किया जाता है। तो अगर हम लोग टिपिकल तरह के अगर बेयरिंग की अगर बात करें तो जो सबसे मोस्टली कॉमन इस्तेमाल किए जाने वाले बेयरिंग्स हैं, जैसे कि बॉल बेयरिंग हो गया, रोलर बेयरिंग, फ्लूइड बेयरिंग्स, लीनियर बेयरिंग्स, प्लेन बेयरिंग्स और मैग्नेटिक बेयरिंग्स है। हालांकि इसके अलावा भी बाजार में आपको बहुत सारे तरह के अलग अलग बेयरिंग देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आइए जरा कुछ टिपिकल बेयरिंग के बारे में जानते हैं। तो पहला ले लेते हैं सबसे कॉमन जो इस्तेमाल होता है, बॉल बेयरिंग। तो बॉल बेयरिंग बनाने के लिए टिपिकली सिरेमिक या स्टील बॉल्स को उसके इंटरनल हिस्सों में उसको लगाया जाता है। तो जो बेयरिंग होता है उसमें एक पार्ट स्टील होता है और एक पार्ट घूमता है, तो दोनों के बीच में बॉल्स को रखा जाता है जो कि दोनों के बीच के घर्षण को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। और बेयरिंग के बीच में नॉर्मली ग्रीस का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो बॉल्स होते हैं नॉर्मली वो स्टील के होते हैं और कभी कभी ये सिरेमिक के भी हो सकता है, जो कि काफ़ी हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकती है। दूसरा टाइप हो गया रोलर बेयरिंग्स। तो रोलर बेयरिंग की अगर बात करते हैं तो ये बॉल बेयरिंग के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा लोड उठा सकते हैं। तो रोलर बेयरिंग में बेलनाकार टाइप्स के पतले घूमने वाले मटेरियल्स को रखा जाता है। जैसे कि बॉल बेयरिंग में बॉल्स होते हैं स्टील के या सिरेमिक के, तो बॉल के जगह में यहाँ पर बेलन टाइप के मटेरियल्स को रखा जाता है जो कि बाहरी और इंटरनल केज के बीच में होता है। और इसका भी काम वैसे ही होता है जैसे कि बॉल्स का होता है, यानी कि जो फिक्स पार्ट होता है और जो रोटेटिंग पार्ट होता है उनके बीच में इन रोलर्स को रखा जाता है और उसमें ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता है जो कि घूमने के वजह से होने वाले घर्षण को या फ्रिक्शन को कम करता है। इस तरह के रोलर बेयरिंग्स जो होते हैं ये काफ़ी हाई स्पीड्स को विथस्टैंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसकी खासियत ये होती है कि कोई शोर भी उत्पन्न नहीं करता है और काफ़ी ज़्यादा हीट को ये विथस्टैंड कर सकते हैं। अब इसके अगर इस्तेमाल की अगर बात करें तो आपको मोटरसाइकिल हो गया, ये गाड़ियों में, कारों में, और इसके अलावा काफ़ी सारे बड़े बड़े इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले मशीनों के गियर बॉक्स में, इलेक्ट्रिक मोटर में और पंप में रोलर बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड हो गया हमारा नीडल बेयरिंग, जिसे कि हम सुई बेयरिंग भी कह सकते हैं। तो कंपैरेटिवली नीडल बेयरिंग जो होता है आकार में छोटा होता है लेकिन ये काफ़ी मजबूत होते हैं। अब इसको नीडल बेयरिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जैसे कि हम बॉल बेयरिंग में बॉल का इस्तेमाल करते हैं, रोलर बेयरिंग में रोलर का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो सुई की तरह काफ़ी छोटा छोटा होता है, इसलिए इसका नाम इस तरीके से नीडल बेयरिंग दिया जाता है। पर्पज भी इसका वही है। तो जो फिक्स पार्ट होता है और रोटेटिंग पार्ट होता है उसके बीच में हम इन सुई जैसे नुकीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। इनका इस्तेमाल काफ़ी सारे जो हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। निडल बेयरिंग का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स में जैसे कि रॉकर आर्म पाइवोट्स, पंप्स, कंप्रेसर्स और ट्रांसमिशन में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करूं तो रियर व्हील ड्राइव व्हीकल्स में जो ड्राइव शाफ्ट होता है उसमें कम से कम 8 निडल बेयरिंग का इस्तेमाल होता है। चौथा हो गया रॉड एंड बेयरिंग्स। यह बेयरिंग काफ़ी कॉम्पैक्ट, हल्का और फिट करने में भी काफ़ी आसान होता है। अगला जो है वो है स्लीव बेयरिंग्स। स्लीव बेयरिंग्स को बुशिंग्स, जर्नल बेयरिंग्स या प्लेन बेयरिंग्स भी कहा जाता है।
ये बेरिंग दूसरे बेरिंग की तुलना में सबसे साधारण डिजाइन के होते हैं। इनका इस्तेमाल आमतौर पर उस तरह के प्रोडक्ट्स में होता है जिसमें घूमने वाले या स्लाइडिंग वाले पार्ट्स का इस्तेमाल होता है, और इसको बनाने के लिए काफ़ी सारे मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें से कि प्लास्टिक भी एक ऑप्शन है। हालांकि इसके अलावा स्टील से भी इसे आप बना सकते हैं। ऑल मेटल बेरिंग्स में फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि अगर प्रोडक्ट काफ़ी हाई स्पीड में चल रही हो तो आवाज़ पैदा कर सकता है। इसलिए स्टील स्लीप बेरिंग्स को लुब्रिकेट किया जाता है ताकि फ्रिक्शन कम हो और आवाज़ भी कम हो। अगला जो हमारा बेरिंग टाइप है वो है स्पेरिकल बेरिंग। दोस्तों, स्पेरिकल बेरिंग का उपयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर शाफ्ट में एंगुलर डिफ्लेक्शन होने की संभावना होती है। इसमें रोलर अथवा बॉल केज के अंदर इसे फिट करते हैं। आइए अब जानते हैं 10 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे कि आप चेक करके जान सकते हैं कि कोई बेरिंग जो है अच्छा है कि नहीं है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया इसकी लोड कैपेसिटी, यानी कि जिस प्रोडक्ट के लिए आप बेरिंग को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो क्या वो ये लोड को विथस्टैंड कर पाएगा, यानी कि जो बेरिंग है वो कितना लोड विथस्टैंड कर पाता है। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। दूसरा हो गया फ्रिक्शन एंड एफिशिएंसी, यानी कि बेरिंग में लो फ्रिक्शन होना काफ़ी ज़रूरी है और वर्किंग काफ़ी एफिशिएंट होना चाहिए, यानी कि जो बेरिंग है ये मूविंग पार्ट्स के बीच में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको मिनिमाइज करने में आपको हेल्पफुल होना चाहिए। थर्ड हो गया प्रिसीजन एंड टॉलरेंस, यानी कि बेरिंग विथ टाइट टॉलरेंस होना चाहिए जो कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपरली फिट हो जाए, प्रॉपरली अलाइन हो जाए, और ओवरऑल जो आपके प्रोडक्ट के लिए जो प्रिसीजन की रिक्वायरमेंट है, सिस्टम की जो प्रिसीजन की रिक्वायरमेंट है उसको ये फुलफिल कर सके। नेक्स्ट हो गया स्पीड कैपेबिलिटी, यानी कि जिस स्पीड में आपका प्रोडक्ट घूमने वाला है, फॉर एग्जांपल आप पंखे में इस्तेमाल करना चाहते हैं, मोटर में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो क्या वो स्पीड को विथस्टैंड कर पाएगा, उसमें कोई वियर एंड टियर तो नहीं होगी, हीट जनरेशन कितना होगा, क्या वो हीट को विथस्टैंड कर पाएगा, इनके मापदंड में भी ये फुलफिल होना चाहिए। नेक्स्ट हो गया क्वाइट ऑपरेशन, यानी कि जब इसका एप्लीकेशन हो रहा हो तो काफी ज्यादा ये घर्षण पैदा करते हैं और नॉइज भी पैदा करते हैं। तो कितना नॉइज पैदा कर रहे हैं, आइडियली क्वाइट ऑपरेशन होना चाहिए, यानी कि जब प्रोडक्ट चल रहा हो तो बिल्कुल आवाज पैदा नहीं करना चाहिए। तो नॉइज के हिसाब से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हो गया टेम्परेचर रेजिस्टेंस। ऑफ कोर्स बेरिंग का इस्तेमाल करने के दौरान में इसकी टेम्परेचर रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी काफी हाई होनी चाहिए। नेक्स्ट हो गया ईज ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, यानी कि जब इसका हम इंस्टॉलेशन कर रहे हो या बाद में कभी इसको हम चेंज करना चाहते हो मेंटेनेंस में, तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। नेक्स्ट हो गया सीलिंग एंड कंटामिनेशन रेजिस्टेंस, यानी कि बेरिंग को हम आसानी से सील कर सकते हो ताकि कोई बाहर का कंटामिनेशन जैसे कि डस्ट हो गया, डर्ट हो गया, मॉइस्चर हो गया, उसके अंदर में ना घुस जाएं और बेरिंग के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करें। नेक्स्ट हो गया कंपैटिबिलिटी विथ लुब्रिकेंट्स। अब बेरिंग के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए इसमें लुब्रिकेशन करना बहुत जरूरी होता है। तो जो हम बेरिंग का सिलेक्शन करना चाहते हैं ये कंपैटिबल होना चाहिए वाइड रेंज ऑफ लुब्रिकेंट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें अगर आप अलग अलग तरह के लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोई रेस्ट्रिक्शंस हो, उससे फिर आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। और ऑफ कोर्स फाइनली कॉस्ट इफेक्टिवनेस, यानी कि कॉस्ट के पैरामीटर में भी खरा उतरे, तो ज़्यादा महंगा भी ना हो, ना ही इसका इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा हो, और ना ही बाद में अगर इसका मेंटेनेंस करना हो, रिप्लेसमेंट करना हो तो वो भी महंगा ना हो, और इसका लाइफ स्पैन भी अच्छा हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मापदंड हैं बेरिंग को सिलेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रोग्राम से बेरिंग क्या होता है, बेरिंग के टाइप्स क्या होते हैं और बेरिंग के जो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि आपको सही बेरिंग सिलेक्ट करने में मदद करेंगे, आपको पता चला होगा। तो आप जब बेरिंग का सिलेक्शन करते हैं तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का ध्यान रखते हैं, कमेंट में लिख के हमें बताएं। और आप कौन कौन से बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं ये भी हमें कमेंट में लिख के बताएं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में अवश्य शेयर करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें और हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को जरूर एक्सप्लोर करें। हमारे ऐप को यानी कि क्वालिटी हब इंडिया के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल के स्टोर से डाउनलोड करें। और काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज हैं और बहुत सारे पेड कोर्सेज हैं जो काफ़ी नॉमिनल कॉस्ट में आप सीख के समझ के अपने कैरियर को एक बूस्ट दे सकते हैं। किसी भी तरह की कंसल्टेंसी के लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद।